Hello friends, I welcome you all. उस्ताद जाकिर हुसैन जी और प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी हम लोग को छोड़ के जा चुके हैं। आज मेरा मन जो है अपने जो मेरे 50-54 साल का जो जीवन बीता है सन 71 से लेकर अभी तक, उसमें मेरे जीवन को मोल्ड करने में मेरा जीवन कैसे विकसित हुआ और इन पे किन शक्तियों का प्रभाव पड़ा, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इससे व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, मैंने जितना मेरी समझ है शिक्षा के ऊपर, ये लेक्चरबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसका कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मैंने देखा वो सीधी सच्ची बात। एक होती है नैतिक पढ़ाई, नैतिक शिक्षा, ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी, बड़ों की रिस्पेक्ट, ये सब चीजें होती हैं। तो यहां पर नैतिक शिक्षा का पढ़ाई जाती है बच्चों को, पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको सिखाया जाता है कि संसार में जीने के लिए कंपटीशन है, यू हैव टू गिव कंपटीशन, यू हैव टू बी ए टॉप, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है क्लास में, तभी आपकी रिस्पेक्ट होती है फैमिली में, अदरवाइज यू लूज रिस्पेक्ट इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी, बिकॉज पीपुल जज यू बाय योर अचीवमेंट्स, राइट। तो इस तरह की चीजों का सुनते सुनते जब आप बड़ा होता है, कंपटीशन में रहना है, कुछ करना है, और व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, तो उसको बताया जाता है कि ये जो आपने नैतिक शिक्षा सीखी, धार्मिक शिक्षा सीखी, इसको आप किनारे रखो। और जो वेस्टर्न फिलोसफर्स ने बता के गए हैं, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, इमैनुअल कैंट से लेकर जितने हैं, बी प्रैक्टिकल, pragmatic, decision making, rational. Rational means always keep focus on what you want. हमें क्या पाना है, राइट। अब वो उसको पाने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो सब सही है। मतलब आपको फोकस किस पे करना है कि आपको पाना क्या है, ठीक है। आपको नौकरी पानी है तो कैसे भी सिफारिश से, कैसे भी करके नौकरी पानी है। फिर नौकरी मिल जाए तो नौकरी को रिटेन करना है किसी भी कॉस्ट पे, क्योंकि ये आपका पर्पस है। तो कुछ भी करना पड़े, चाहे बॉस के तलवे चाटने पड़े, पर आपको नौकरी रिटेन करना है, ठीक है। तो ये होता है प्रैग्मेटिक कंप्रोमाइज फॉर द सेक ऑफ एक तरह से सर्वाइवल।
तो वेस्टर्न फिलोसफर्स की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी से ही निकल के आई है बेसिकली। वो एक कॉर्नर स्टोन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एवरीबडी इज नॉट इक्वल, ओनली दोज पावरफुल, पावर इज power, prestige, status, and wealth. These are the secret to success or सुख, सक्सेसफुल लाइफ और सुख। अब हमें पाना क्या है लाइफ में? तो पुराने जमाने में यही सब कॉन्सेप्ट था, सुख, कल्याण हो जाए, कोई आशीर्वाद देता था तुम्हारा शुभम हो, कल्याणम हो। तो शुभ कल्याण से बाद में आके बात हुई कि सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, 100 साल जियो, सुखी रहो, फलो फूलो। उसके बाद क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब तुम्हें सक्सेस चाहिए, मतलब सक्सेस का मतलब है शुभ कल्याण से नहीं है, सुख दुख से नहीं है। सुख दुख को छोड़ दिया लोगों ने, अब उसकी चिंता छोड़ दी। अब है स्टेटस, प्रेस्टीज एंड प्रेस्टीज, पावर एंड पोजीशन। तो धीरे धीरे समय बीता। ये हम बता रहे हैं 1970 की बात बता रहे हैं। तो पहले डिकेड में तो यही सब सिखाया जाता था, और हमारे थोड़ा धार्मिक परिवार था। तो संयुक्त परिवार में मेरी वो हुई कानपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में एक कस्बा टाइप का जगह है, स्मॉल टाउन में मेरी पैदाइशी मतलब संयुक्त परिवार में मेरा पलना बढ़ना, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं, लेकिन धार्मिक ट्रेडिशनल सोच। धार्मिक ट्रेडिशनल सोच के साथ साथ सारे जितने थे हमारे लोग सब पढ़े हुए बाहर ही थे। बाहर मतलब कानपुर लखनऊ से, और वेल एजुकेटेड। तो परिवार के एक आध लोग सर्विस में भी थे, ज्यादातर तो बिजनेस में ही थे उस समय, जमींदारी, बिजनेस, यही सब उसमें वैसे ही परिवार में जन्म हुआ। लेकिन 5 बाबा थे मेरे दादा, उनमें से एक सर्विस में भी थे। तो फिर मेरे ताऊ जी जो लोग थे, उनमें से एक ताऊ जी, मतलब 5 बाबाओं में से एक ताऊ जी, एक दो बुआ, एक दो ताऊ जी 1970 से ही मतलब अमेरिका में शिफ्ट हो चुके थे। तो वहां से जब वो लोग वापस आते थे तो उनका थोड़ा सा प्रभाव या सोच या उनकी जो रिस्पेक्ट थी फैमिली में कि ये लोग पढ़ लिख के बाहर चले गए, तो एक तरह से उन ऐसा नहीं था कि बाहर बाकी लोगों को भी उससे कोई इंस्पिरेशन मिल रहा था कि हमें भी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड थे। वो स्मॉल टाउन में ही खूब अच्छा बिजनेस चल रहा था, और सब लोग सुखी परिवार, संयुक्त परिवार में बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन 1900 लेट 1970s में जब मैं बिल्कुल छोटा ही था, तो जो नई शादियां हुई और बाहर से दिल्ली के आसपास से, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली से जो लोग आए, लेडीज खास तौर से, राइट, उनका विचार थोड़े से, और उस समय क्या थे, प्राइवेट इंग्लिश स्कूल खुल रहे थे इंडिया में, इंक्लूडिंग माय टाउन। तो इंग्लिश एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। आपको मालूम है इंदिरा गांधी का समय था, इमरजेंसी का समय था। उसके बाद क्या हुआ, वो इमरजेंसी ये सब जो थी, तो आई विल डिस्कस, एंड दिस इज could be very inspiring for some people, could be very depressing for other people,
बट जो मेरे जीवन में विकास हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसमें किस चीज में फोर्सेस का इन्फ्लुएंस हुआ है। देयर आर ऑलवेज टू काइंड ऑफ फोर्सेस, डिवाइन एंड राक्षस और देवता। यही दो फोर्सेस होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। देवता वो बोला जाता है जिसको कि जो सबको देता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हवा, पानी, सूर्य, अग्नि। अग्नि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है किसको जलाना है किसको नहीं जलाना है। हवा किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है कि किसके लिए अच्छी भय किसी के। तो ये जितने देवता लोग होते हैं, देवता उनको, डिवाइन फोर्सेस उनको कहा जाता है जिनके में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जो सबको देते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरे तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो देते तो हैं, लेकिन वो अपने सेक्ट, अपने विचार, अपने मतावलंबियों को ही देना चाहते हैं, और बाकी लोगों को वो अधार्मिक घोषित कर देते हैं या शत्रु घोषित कर देते हैं, और वो शत्रुता का भाव रखते हैं। ठीक है ना। तो ये दो फोर्सेस व्यक्ति की लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली वो किस तरफ जाता है वो उसके जीवन का चॉइसेस और उसकी प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो जब मेरा 1971 में जन्म हुआ, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन कर दिया था गरीबी हटाओ योजना के तहत। ठीक है। और उसके बाद से मिडिल क्लास का जन्म हुआ। भारत में मिडिल क्लास का जन्म इंदिरा गांधी के नेशनलाइजेशन ड्राइव और भारत हटाओ आंदोलन से, गरीबी हटाओ, जो कि एक तरह से अमेरिका के खिलाफ आंदोलन था। आपको मालूम है लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया गया था। हाउ ही गॉट दिस वन। उन्होंने अमेरिका से, और इंदिरा गांधी ने भी अमेरिका से गेहूं लेना मना कर बोला, नहीं लेंगे तुम्हारा गेहूं। दैट इज हाउ निक्सन लीन टूवर्ड्स चाइना। दैट इज द टाइम व्हेन अमेरिका डिच्ड इंडिया इन फेवर ऑफ चाइना। पिछले 54 सालों में 1971 ऑनवर्ड्स वो निक्सन का पेपर करेंसी, डीलिंकिंग विद द गोल्ड ऑफ द यूएस डॉलर, और चाइना, लीन चाइना पॉलिसी, एंड राइवलरी और हेट टूवर्ड्स इंडियंस। जैसे चर्चिल हेट करता था इंडियन से, दूसरा आदमी अगर कोई हेट करता था इंडियंस को तो वो था निक्सन, अमेरिका का, जिसने इंदिरा गांधी को बिच कहा था। और बेसिकली उस समय के इंदिरा गांधी जी के इंटरव्यू भी हैं, बिल्कुल साफ साफ वो जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था। मैंने बोला ना, एक दो तरह के पावर्स होते हैं, एक है देवता और दूसरा है राक्षस। अब आप इन्हीं दो पैरामीटर्स, राक्षसी पावर को मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, जो शत्रुता का भाव रखते हैं। तो जो अमेरिका ने भारत से शत्रुता रखी, वो कंटिन्यू कब तक रही, अपने फॉर्म में रही, उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसका मेरे जीवन पे क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है। और भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि अमेरिका से जुड़ गए, मतलब शत्रुओं से और राक्षसों से, राक्षसी पावर से,
जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जो शत्रुता का भाव रखती है। क्या मैं भी उनके इन्फ्लुएंस में आया, तो कैसे आया, कब आया, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू में मैंने 1970s में हमारे दाल मिल, तेल मिल, कोल्ड स्टोरेज, आयरन मेकिंग सिस्टम्स, सोप मेकिंग, कोल्हू, सर्राफा, कपड़ा, जितना भी बिजनेस हम लोगों का चलता था, सबको फ्लरिश करते देखा। हमने दाल के बड़े बड़े पहाड़ देखे, वो दाल के पहाड़ के ऊपर हम खेले, कूदे। एक तो मेरे नाक में घुस गया था अरहर का दाल, मुझे अभी तक याद है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर 3 तल्ले तक ऊपर तक हम घूमे। बर्फ की सील के लिए लाइन में 2 घंटे 3 घंटे वेट करा। लाइट चली जाती थी, फिर लाइट आएगी, जनरेटर चालू होगा, तो फिर बर्फ की सील निकल के आएगी। उसके लिए मैंने वेट किया। बर्फ की सील आई तो रूह अफ़ज़ा डाल के उसको हमने बर्फ डाल के रूह अफ़ज़ा पिया। ये सब मैं बचपन की बात बता रहा हूं। अंगीठी में मूंगफली भून भून के शाम को परिवार के संग खाई। चौसा आम बाल्टी में आके भर के रखा होता था, उसको उठा उठा के चूस चूस के वहीं पर फेंक देते थे। चौधरी के बाग में जाकर, वहां पे तो पिकनिक बनती थी, तो वहां पे जो सेवा होती थी, और जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे ज्वाइंट में, हम लोगों का स्पोर्ट्स क्लब था, तो चौधरी के बाग की पिकनिक परिवार के संग मैंने उस 1970s के बाद कोई पिकनिक नहीं करी। अभी पिकनिक शब्द ही भूल गया जब से मैं कानपुर मूव हुआ 1979 या 80s में। 8-9 साल की उम्र में हम लोग कानपुर मूव हो गए पढ़ाई लिखाई के लिए प्राइवेट स्कूल में। तो शुरू के 8-9 साल 10 साल की जो हमारी जो की स्टोरी है स्मॉल टाउन में, वो बताया जो कि हमने अपने बिजनेस को, परिवार को, संयुक्त परिवार को फूलते फलते देखा और उसका जो सुभोग किया। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार तो गिर गई। उसके बाद ये जनसंघ मिलके फिर बीजेपी बनी। ये सब कहानी आपको पता है किसके प्रभाव से पड़ी, ये भी ये हमने बता ही दिया। कांग्रेस ने कभी अमेरिकन का साथ नहीं दिया। इंदिरा गांधी के बाद भी राजीव गांधी ने भी नहीं किया, उनका भी मर्डर करा दिया गया। उसके बाद नरसिम्हा राव ने भी साथ नहीं दिया। यहां तक कि मनमोहन सिंह ने भी 2004 से लेकर 14 तक अमेरिका की पिछलग्गू नहीं करी। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारें बन रही थी, वहां तो अमेरिका लगातार वर्ल्ड को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो एज ए प्रॉक्सी वार उसने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया इंडिया के अगेंस्ट में। ठीक है, कब तक किया? जब तक कि इंडिया फ्रेंडली स्टेट नहीं बन गया। इंडिया फ्रेंडली स्टेट अमेरिका का कब बना? मोदी ट्रंप, आपको पता है। एंड दैट इज द गारंटी, दैट इज अगेन व्हेन चाइना बिकेम द शत्रु। नाउ अब चाइना अमेरिका का शत्रु बन गया तो इंडिया फ्रेंड हो गया। ठीक है, खैर हम उधर तो अभी आ रहे हैं, अभी तो हम 80s में घूम रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, कानपुर में जब हम मूव हुए तो मेरे दादाजी गुजर गए इंदिरा गांधी के साथ। जिस साल में इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, उसी साल में मेरे दादाजी की डेथ हो गई।
फिर दादाजी की जो रिलीजियस अलमारी होती थी वो एक तरह से मेरे लिए खुल गई। उसी समय मैंने एक सरकारी लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली थी। वो किसके इन्फ्लुएंस में करी मुझे याद नहीं है। 100 रुपए का एनएससी का सर्टिफिकेट चाहिए होता था। पापा से 100 रुपया लिया, एनएससी सर्टिफिकेट खरीद के पहला इन्वेस्टमेंट वही किया, और 2 येलो कलर के कार्ड होते थे लाइब्रेरी के, वो ले लिए। वहां से कुछ, तब तक मेरा कुछ पढ़ाई लिखाई में, स्कूल की पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई थी उसमें मेरा पता नहीं कैसे रुचि। एक तो नेशनल लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, उससे थी। दूसरा, जब दादाजी के गुजरने के बाद उनकी जो रिलीजियस लाइब्रेरी थी उसमें दादी जी ने सबसे पहले मुझे रामचरितमानस पकड़ा दी। तो 9th स्टैंडर्ड से ही, तब तक तो मेरे ऐसे ही आते थे, मतलब 2nd डिवीजन लेकर किसी तरह पास होता था। तो 9th स्टैंडर्ड मतलब कि 1987, 84 में उनकी डेथ हुई थी। 80 अराउंड 1986 वॉज द मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से चालू हुआ, जब मैंने रामचरितमानस पढ़नी चालू करी, नेशनल लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और गांधी संगीत महाविद्यालय ज्वाइन कर लिया। ये तीनों चीजें उस पीरियड में 1984 के बाद हुई। मतलब उसी 84-85 में ही मैंने ज्वाइन किया गांधी संगीत विद्यालय। उसके 1-2 साल बाद नेशनल लाइब्रेरी। फिर मैंने रामचरितमानस पढ़ना चालू कर दिया। सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा के और बैठ जाता था, और 1 मास पारायण रोज पढ़ता था, है ना। तो ऐसा करना मैंने चालू किया। तो रामचरितमानस का जो इन्फ्लुएंस था वो तो हुआ ही, और कम से कम आदमी जब 10-20 बार पढ़ ले उसको 2-3 साल 4 साल में, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगता है। और दूसरा जो है, गांधी जी की जीवनी पढ़ी, उसका बहुत बड़ा। तो इसके अलावा और भी, मैं तो वशिष्ठ योग दर्शन से लेकर पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला, जो कुछ उसमें मिलता था उसमें सब कुछ पढ़ लेता था। विनय पत्रिका, गीतावली, सब। तुलसीदास जी की तो पढ़ी ली, सूर सागर पढ़ लिया थोड़ा बहुत। तो जो कुछ भी मिल जाता था उधर से पढ़ लेता था। तो सोच थोड़ी उसी तरह से वो प्रभाव पड़ रहा था, कंपेयर टू जो मेरे भाई और बहन वगैरह जब जो इस प्रभाव से दूर थे, जो बाकी फैमिली में ये प्रभाव नहीं था। ये तो मैं एक था जो कि पता नहीं कैसे इस डायरेक्शन में है। उसका कुछ रीजन और भी था कि मेरी माताजी और पिताजी ने खासतौर से मुझे म्यूजिक और आर्ट की तरफ, मुझे एक आर्ट के टीचर भी आते थे बाय द वे, पेंटिंग सिखाने। तो उन लोगों ने मुझे, और बाकी दोनों भाई बहन, बाकी लोगों को तो ऐसा मैंने नहीं देखा कि उन्होंने आर्ट या म्यूजिक कभी सीखा हो। तो खाली मुझे ही रुचि थी शायद बचपन से, और उसको प्रमोट भी किया पेरेंट्स ने, ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा एक तरह से अलग किस्म का इंसान पैदा हुआ, मतलब जो फैमिली ट्रेडिशन से थोड़ा सा अलग था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह पढ़ाने आते थे, जो अलग अलग टीचर आते थे घर में पढ़ाने के लिए। तो उसमें एक पांडे जी करके थे, उन्होंने थोड़ा इन्फ्लुएंस उनका ज्यादा रहा मेरे ऊपर। उन्होंने एक बार, तो मैं काफी सबमिसिव था, सबमिसिव इज द राइट वर्ड, जो कि मैं इवन कॉलेज टाइम तक और इसके इवन जॉब के समय भी मैं काफी सबमिसिव नेचर का बच्चा था, यूथ। तो उसका एडवांटेज ये, उसका मुझे बहुत ही रेजिस्टेंस, और सब लोग हमें बुलिंग करना, कॉर्नर करना, एडवांटेज लेना, जैसे सबमिसिव कर लिया जाता है, उस तरह का हमेशा रहा। तो मुझे एक तरह से संघर्ष करना पड़ा कॉलेज में से लेकर हर जगह तक, इवन जॉब में भी। क्योंकि
एक इन्फ्लुएंस तो मैंने बताया कि इस तरह का रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, थोड़ा सीधा साधा, सीधी सोच। और जो जबकि दूसरी तरफ मेरे भाई और बाकी लोग बोलते थे पहले तो इंग्लिश सीखो, थोड़ा सा दबंग बनो, थोड़ी स्मार्टनेस लाओ, न्यूज सुनो, पॉलिटिक्स समझो, मतलब जो स्किल्स चाहिए फॉर द सर्वाइवल इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बी लिटिल रफ, डोंट लुक वेरी सॉफ्ट। अब मैंने एक अपनी पिक्चर देखी, उसी भाई मेरी सिस्टर ने अभी फॉरवर्ड करी 2-3 दिन पहले, मैं पहचान ही नहीं पाया यार, मुझे तो लगा इतना सीधा तो कोई मतलब 13-14 साल का उम्र रहा होगा उस समय की पिक्चर एक मैंने देखी अभी, तो मैं अपने को खुद को नहीं पहचान पाया, मैं रियली बोल रहा हूँ। तो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ वर्ल्ड टाइप का रहा मैं, जैसे नॉर्मल जो अपब्रिंगिंग होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पांडे जी ने समझाया कि भाई देखो, तुम्हारे बड़ा भाई बाकी लोग तो पढ़ लिख के निकल जाएंगे, और तुम में वो क्षमता होते हुए भी तुम रह जाओगे पीछे। और उसका जो है, सब लोग तुम्हें दबाएंगे जैसे अभी दबाए जाते हो, टेकन फॉर ग्रांटेड। और एक्चुअली मुझे वो बात समझ में आ गई बिल्कुल, क्योंकि पिताजी उस समय जब बांगरमऊ जो मेरा टाउन था वहां से कानपुर शिफ्ट हुए थे, उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे थे बिजनेस में कानपुर में। बड़ा भाई का सिलेक्शन हो गया आईटी वगैरह में, तेज था पढ़ाई में, तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं किया तो मुझे बिजनेस में जाना पड़ेगा अपने पिताजी के संग। पिताजी उस समय काफी कर्ज में डूबे हुए, काफी स्ट्रगल करते हुए, पैसे की वसूली, इधर पैसा फंसा है, उधर पैसा फंसा है, इधर दौड़ लगा रहे हैं, उधर दौड़ लगा रहे हैं। वो स्ट्रगल देख के तो मेरे तो बिल्कुल होश उड़ जाते थे। तो पांडे जी ने जब ये बात बोली तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी कि अच्छा, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा और इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उस समय मैं सपने देखता था फॉरेस्ट ऑफिसर बनने की पता नहीं कैसे, एक पढ़ा के कुछ, उन्होंने कोई नॉवल वॉवल भी कुछ पढ़ी होगी मतलब, तो उसमें मतलब इस तरह का जासूसी उपन्यास तो नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब जीप में बैठ के पीछे एक कुत्ता वो होगा और एक पिस्तौल लेकर जो है फॉरेस्ट ऑफिसर बन के घूमूंगा, और पोचर्स वगैरह जो होते हैं उनको पकड़ूंगा। बाय द वे, मैंने कनाडा जब मैं मूव हुआ तो वहां पर मैंने फॉरेस्ट जो पार्क के जो ऑफिसर्स होते थे, जब मैं कैंपिंग वगैरह करता था तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता था। मैंने उसको भी ट्राई किया था उस जॉब के लिए, मुझे लगा कि हाँ तो बड़ी अच्छी जॉब है, मतलब फॉर मेंटेनिंग अ पार्क एंड ऑल। तो खैर वो बात तो बहुत आगे की है। तो उस समय मैं ऐसा सोचता था कि सिंपल सी लाइफ हो, नेचुरल, हाँ। और मैं वैसे भी, मेरा परफॉर्मेंस जो था वो अकेले में ही अच्छा होता था, सबके सामने कहीं परफॉर्म करने लगूं या कुछ करने लगूं तो मेरी तो होश उड़ जाते थे। पब्लिक स्पीकिंग वगैरह तो बिल्कुल ही जीरो थी, डिबेट वगैरह का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि तो उसके बाद जब मैं बीएचयू ज्वाइन किया किसी तरह कंपटीशन वगैरह के लिए, फिर मैं 3-4 साल पढ़ाई में लग गया, किसी तरह हो गया, कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया, फिर बीएचयू ज्वाइन किया। बीएचयू में ज्वाइन करते ही सबसे पहला इन्फ्लुएंस विवेकानंद समिति, उस समय 1990 में मैंने ज्वाइन किया। तो मंदिर मस्जिद उस समय चल रहा था, मुलायम सिंह का जो उन्होंने करा था, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, वो सब ने हो चुका था। उसके बाद मैंने बीएचयू ज्वाइन किया, वहां पहुंचा तो सबसे पहले विवेकानंद समिति,
अब मैं विवेकानंद समिति को सोच रहा हूं कि वो विवेकानंद जी से कोई रिलेटेड होगा, जबकि वो आरएसएस का विंग था। ठीक है, फिर तो आरएसएस डायरेक्टली, मुनीश बिंदल करके एक थे केमिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग में मुझसे सीनियर, वो शाखा चलाते थे, घसीट ले गए मुझे, मैं चला गया सीधा साधा बच्चा। राम शर्मा आचार्य का गायत्री परिवार चलता था, वो घसीट के ले जाते थे, तो गायत्री मंत्र का जाप करते थे वहीं विश्वनाथ मंदिर में बैठ के। विवेकानंद समिति जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर जो उनकी छत थी, वहां पर एक कमरा उन्होंने ले रखा था, वहां पे मेडिटेशन होता था, तो सो कॉल्ड मेडिटेशन करता था। फिर साईं बाबा वाले पकड़ के ले जाते थे, तो वहां पे वो साईं भजन कर लिए। फिर बीएचयू के पीछे कोई गांव में जाकर वहां कुछ पढ़ाई वढ़ाई, बच्चों को पढ़ाने अड़ाने का कुछ स्वांग वगैरह चलता था। स्वांग तरह तरह के होते हैं, तो सारे स्वांग करना चालू कर दिए। कभी मंदिर टहलने जा रहे हैं, मंदिर का यात्रा हो रही है, तो कभी वहां पढ़ाने जा रहे हैं, तो कभी वहां मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कहीं वहां गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कभी वो शाखा में जा रहे हैं। अब आप सोचिए, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ पे होगी फिर? तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के बाकी सारा काम चालू कर दिया। इसी में बीच बीच में कभी पहुंच जाते थे म्यूजिक फैकल्टी में। गोपाल शंकर मिश्र जी थे, उनके क्लास में बैठ गए। रामू शास्त्री थे वायलिन के, उनके क्लास में बैठ गए। उनसे बस परमिशन ले ली थी, भाई मेरे पास सीखने का तो समय कहाँ है, बस कभी कभी आके बैठ जाऊंगा, बस परमिशन, कोने में बैठा रहूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस आप लोग सिखाते रहिए। तो बैठ जाता था, बस वहां पे वो लोग जो है वो पलटे अल्टे की पलटा अल्टा बजाते रहते थे, उनके शिष्य, वही सुनता रहता था। बस एक क्लास, एक लेसन मुझे उसमें, एक तान रागिमन की उन्होंने मुझे सिखाई, वो मुझे बड़ी अभी तक याद है, गोपाल शंकर मिश्र जी की। तो उसके बाद फिर संकट मोचन का वो होता है 3 दिन का संगीत सम्मेलन, वो अटेंड करना, जबकि वो एग्जाम के समय में आ जाता है। तो एक बार तो एग्जाम अगले दिन है, तो मैं वहां पे रात में संकट मोचन प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। फिर गंगा महोत्सव होता था, फिर द्रुपद मेला होता था, ये 3 तो अटेंड ही करता था मैं। कुल मिलाकर उसके बाद जब तक पढ़ाई लिखाई 92 में दिसंबर में फिर वही हो गया, साइनेडाई हो गया बिकॉज ऑफ मंदिर मस्जिद। उसके बाद क्या हुआ, बहुत से जो कैंपस इंटरव्यू होने वाले थे, बहुत सी कंपनीज नहीं आई, और वैसे भी उस समय मेरी जो पर्सनैलिटी थी, कोई मुझे सेलेक्ट तो करने वाला था नहीं, तो सिलेक्शन हुआ नहीं। ले दे के किसी तरह मास्टर्स करना पड़ा। मास्टर करने के बाद सिलेक्शन हुआ कैंपस इंटरव्यू के थ्रू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। यहां तक पूरा लक ने फेवर किया, क्योंकि उस समय काबिलियत के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी जिससे मेरा सिलेक्शन हो, या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वो झक जो होती है ना, झक से आदमी कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है, झक लेकर। तो मैंने जो पढ़ाई करी थी वो कोई झक लेकर करी थी, कोई बड़ा एम तो था नहीं कोई इंजीनियर बनने का या कुछ। बस बिजनेस ना करना पड़े, वो स्ट्रगल ना झेलना पड़े, और इंजीनियरिंग करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर 8 से 5 की नौकरी, उसके बाद हम गिटार बजाएंगे, यही सोच के सिंपल लाइफ चाहिए। यही सोच के मैंने शादी करी, एक लड़की जिसको म्यूजिक में अच्छा इंटरेस्ट हो, जो मुझे झेल सके, सीधी सादी बनारस की, ऐसे ही सोच के मैंने शादी कर ली। उसके बाद इंडियन ऑयल ज्वाइन किया, तो फिर वहां पर बड़ौदा में पहले पोस्टिंग, वहां गुजरातियों कल्चर से अब पहली बार मेरा सोशलाइजेशन हो रहा है। उसके पहले मैं कुछ नहीं जानता, इंडिया, गुजरात, गुजराती कौन और हरियाणवी कौन, मराठी कौन, उनको तो जानता था, थोड़ा साउथ इंडियंस को, क्योंकि वो मेरे बैचमेट थे, पर ऐसा कुछ कल्चर को मैं नहीं जानता था ज्यादा। कल्चर मतलब कि बिहेवियर, पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक,
कल्चर के तीन ही है एस्पेक्ट ना, कि आदमी की पॉलिटिकल थिंकिंग कैसी है, इकोनॉमिक थिंकिंग कैसी है, वो स्टेटस को कैसे देखता है, राइट, और वो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, उसमें जातिवाद है कि नहीं, और सोशल एस्पेक्ट, और वो स्टेटस को गरीब और अमीर को कितना उसमें है, और पॉलिटिक्स उसमें छल कपट कितना है। ये तीन ही एस्पेक्ट मैं देखता हूँ कल्चर, जो कि कल्चर के हैं। छल कपट कितना है, पॉलिटिक्स कितनी है, और भेदभाव कितना है, और ऊंच नीच कितनी है। ऊंच नीच, भेदभाव और छल कपट, इन तीन आधार पर मैं कल्चरों का आकलन करना चाहता हूं। तो इस आधार पर अगर मैं गुजरातियों के बारे में कुछ बोलूं तो मेरे संग बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ गुजरात में। 4 साढ़े 4 साल रहा मैं। उसके बाद गुजराती अब तो जग जाहिर है। पहले लोग उतना नहीं जानते होंगे गुजरातियों के बारे में, पर अब तो सब, अब ऐसा कोई नहीं है जो गुजरातियों के चाल चलन को न जानता हो। चाल चलन चेहरा, चाल चलन चेहरा को यही आप समझ लीजिए, छल कपट, भेदभाव, ऊंच नीच, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल एस्पेक्ट। उसके बाद मेरा 2000 में प्रमोशन हुआ, पानीपत चला गया। वहाँ हरियाणवी कल्चर को देखा, विच वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव कंपेयर टू गुजरातीज, एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस इन जनरल। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं पानीपत पहुंचा 2000 में, मार्च 2000 में ट्रांसफर लेकर, प्रमोट होकर, उस समय मैंने सुना सूरत में प्लेग पड़ा, भुज में भूकंप आया, बड़ौदा में भी फ्लडिंग हुई। इवन जहां पर हम रहते थे बड़ौदा रिफाइनरी में, वो पूरा पानी में डूब गया। उसके बाद 9/11 का अटैक हुआ। 2000 से, राइट, उस समय .com बबल हुआ, स्टार्टअप्स वगैरह का, कॉल सेंटर वगैरह टॉप में थे। ये सब, ये कॉल सेंटर 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ, राइट। मनमोहन सिंह का ओपन इकोनॉमी ओपन करना अपना, राइट, फॉरेन कंपनियों का आना, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट एग्रीमेंट, ये सब तो मैंने स्किप करा। पर यहाँ से फॉरेन कंपनीज आनी चालू हुई, उनकी प्रेशर जो अमेरिका का था वो बिल्डअप होना चालू हुआ, उनका इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, इंटरनेट के संग पोर्नोग्राफी, राइट, उसका इम्पैक्ट मैं उतना डिस्कस नहीं करना चाहता, वो इन जनरल सबके ऊपर पड़ा था। तो सबको, जो भी हमारी जनरेशन के हैं, वो जानते हैं कि what was the impact and influence of American culture through the internet on the India, right? ड्रग्स का जो चैनल था वो पंजाब के थ्रू था, उसमें हम ज़्यादा अवेयर नहीं थे, लेकिन पीपल नो दैट अमेरिकन इन्फ्लुएंस इज टू काइंड, वन इज मॉरल degradation, and second one addiction, third one is economic subjugation। वो आपके शरीर आत्मा दोनों पे कब्जा करना चाहते हैं, राइट। दैट्स व्हाई आई कॉल देम परफेक्ट रास्कल। तो वो आपको मॉरली अटैक करेंगे, एथिकली अटैक करेंगे, आपको पूरा हर तरह से कब्जे में कर लेंगे। तो आपको गिल्ट कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आप अपने को अनएथिकल मान लोगे कि हाँ देखो मैं तो बेईमान भी हूं, मैं टैक्स की चोरी भी करता हूं, राइट। सो दैट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रॉन्ग डूइंग्स इन द वर्ल्ड, कि नहीं करप्शन वगैरह एक्सेप्टेबल है,
करप्ट होना तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, राइट। तो ये जो मॉरल डिग्रेडेशन है, एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एंड करप्शन, ब्लैक मनी, राइट, ये सारा जो चीजें 1990s के बाद चालू हो गया। इवन लेट 1980s में ही चालू हो गया स्टॉक एक्सचेंज स्कैंडल से। उसके बाद फिर हर्षद मेहता स्कैंडल से तो बिल्कुल ही चालू हो गया, राइट। स्कैंडल मतलब वो अलग लेवल का करप्शन चालू हो चुका था। तो करप्शन, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, और उधर कौन था? बुश, जो कि कार्टल था, ड्रग कार्टल, ऑयल एंड गैस का माफिया, ये सारा का सारा वही कंट्रोल करता था। सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, बट ही वॉज द माफिया डॉन। एवरीबडी नोज दिस। उस प्रॉक्सी वॉर में जो इंडिया के संग हो रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए, ओसामा बिन लादेन को क्रिएट किया। फिर 9/11 हुआ। उसके बाद से ईरान का टॉपल। उसके बाद 2003 में मैं पानीपत से कुवैत पहली बार भारत छोड़ा मैंने 2003 में। कुवैत में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं निकल लिया तुरंत, जुगाड़ उगाड़ लगा के। अपॉर्चुनिटी क्या, जुगाड़। उसमें कुछ बंगाली लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे हेल्प कर दी, तो मेरा कल्याण हो गया। तो मैं पहुंच गया कुवैत। कुवैत पहुंचा जस्ट सद्दाम हुसैन ने जो अटैक किया था कुवैत के ऊपर, उसके जस्ट खत्म होने के 1-2 साल बाद ही मैं पहुंचा, 2003 में सितंबर में। और लकीली मैं कहीं भी ज्वाइन करता था तो कोई एक्सीडेंट या डिजास्टर हो उसके बाद ज्वाइन करता था। जैसे मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया था 20 सितंबर 1996 को। 1 महीने पहले ही वहां पे 2 टैंक में नेफ्था के टैंक्स में बड़ी आग लगी थी। उसके बाद मैंने बताया जब मैं पानीपत पहुंचा तो गुजरात में फ्लडिंग हो गई, प्लेग आ गया, उधर भुज में भूकंप आ गया। उसके बाद जब मैं 2003 में इधर से निकला तो उसके बाद तो फिर वो मोदी जी का पूरा फासिस्ट राज आ गया, आरएसएस वगैरह का। और पता नहीं उसके बाद की कहानी तो सब पता ही है आपको। 2000 के बाद की कहानी जब पूरा डिजास्टर पैटर्न, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी, मॉरल डिग्रेडेशन, ड्रग्स, इकोनॉमिक सब्जुगेशन, जो राक्षसों का जो कंट्रोल, ओवरऑल दुश्मनी, कंट्रोल, राइट, वो उसका प्रभाव तो आपको पता है। तो ब्रीफली अगर डिस्कस करना हो तो उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन, उसके बाद जो है ये तो 2001 9/11, उसके बाद ये सद्दाम हुसैन, इराक अटैक और ये सब हुआ, ठीक है। उसके बाद 2008-9 का वो सब प्राइम क्राइसिस, उस समय में अबू धाबी आ गया। अबू धाबी में ऑयल एंड गैस के बड़े प्रोजेक्ट चालू हो गए क्योंकि उधर रिसेशन था अमेरिका वगैरह में। तो उस ड्यूरेशन में जो करप्शन ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैंने अबू धाबी में देखा, उसमें स्ट्रगल किया। जहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो किस तरह से माफियागिरी कर रहे थे और किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे सर्विस में, जो मैंने पहले डिस्कस किया था बिगनिंग में कि यू रैशनलाइज योर पोजीशन, यू शुड बी रैशनल इन योर थिंकिंग। तो मेरी जो रैशनैलिटी थी उसमें कंप्रोमाइज टाइप की चीज नहीं थी ज्यादा। उससे मुझे थोड़ा सा, आप एरोगेंस कह लीजिए या सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए या जो भी, बिकॉज ऑफ मैंने जो अपनी अपब्रिंगिंग पॉजिटिव साइड डिस्कस किया, रिलीजियस एस्पेक्ट और वो इन्फ्लुएंस, उसके चलते मैं कंप्रोमाइज नहीं करता था। 3-4 जगह मुझे चेंज करनी पड़ गई जॉब। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो
बहुत से लोग अब कनाडा जा रहे थे पीआर वगैरह अप्लाई करके, तो 2005 में कुवैत से ही मैंने अप्लाई किया था, 2009 में आया था पीआर मेरा। लेकिन उस समय रिसेशन चल रहा था तो मैं अबू धाबी में ही कंटिन्यू किया। मैंने छोड़ो कौन जाएगा वहां पर, इस समय यहाँ अच्छा चल रहा है। एक आध जॉब चेंज करनी पड़ी पर ओवरऑल अच्छी सैलरी और पीसफुल लाइफ। लेकिन हेल्थ इश्यूज जरूर जनरेट हो गए थे फैमिली में, और कुछ कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी चालू हो गए थे, क्योंकि इन्फ्लुएंस हर तरह का था, रिलीजियस भी था, सोशल भी था, और जॉब में भी था। वो चैलेंजेस तो थे अपनी जगह पे, जैसे मैंने बताया। तो उन चैलेंजेस को मैंने फिर 2011 में मैंने डिसाइड किया कि कनाडा चल के देखना चाहिए, हो सकता है वहां पर चैलेंजेस तो रहेंगे लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट काइंड के रहें, हो सकता है हेल्थ इंप्रूव हो जाए। और वही हुआ, वहां जाते ही हेल्थ वगैरह का तो बेनिफिट मिला मुझे बहुत ज्यादा, पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, जो कि यहाँ पढ़ते रहते तो डेवलप नहीं होती, एक जो वर्ल्ड व्यू उनका, जो ब्रॉड वर्ल्ड व्यू डेवलप हुआ, उससे मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने बच्चों को जो बेस्ट एजुकेशन थी वो देने में मैं सफल रहा। इसमें तो मुझे जरा भी शक नहीं है। एंड माई चिल्ड्रन ऑल्सो एक्नॉलेज दैट मैंने जो उनके लिए किया वो एक्नॉलेज वो करते हैं कि पापा ने कम से कम मुझे अच्छी एजुकेशन दी है। पैसे से मैं उतना जितना सपोर्ट कर सका करा, पर अल्टीमेटली जो मेरे डिसीजंस थे वो गलत नहीं थे। कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम इज फार सुपीरियर, far superior to any other education system, including American. And worldview developed by the Canadians in general, as is reflected in the uniform healthcare and education system. These two are the basic needs, fundamental rights of the citizen, to have a uniform healthcare and uniform education. Without that, no development is possible. Being a Canadian and 10-11 साल में वहां रहा, 2011 से लेकर 2022 तक, तो इतना तो मैंने देखा कि दुनिया भर में यूनिफॉर्म हेल्थ केयर एंड यूनिफॉर्म एजुकेशन ये कनाडा में अवेलेबल है। उसके बाद आपने जानते हैं कोविड, उसके बाद पोस्ट कोविड, कोविड भी वो लीकेज ऑफ वायरस वाज फ्रॉम द वुहान लेबोरेटरी, दैट वाज इंटेंशनल। उसके और वो जो डॉक्टर था जिसने, वो सब आपको मालूम है पॉलिटिक्स, वो तो अभी रिसेंटली कुछ पब्लिश भी हुआ है पेपर उसके ऊपर। हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश किया है, हाउ द वायरस वाज लीक्ड फ्रॉम द वुहान लेबोरेटरी एंड हु आर द पीपल। सो वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद आप देख ही रहे हो शिफ्ट क्या है, अमेरिकन हेगेमोनी एंड नाउ वेयर इट इज लीडिंग टू। पर मैंने बीच में स्किप किया सीरिया और वो सब, जो असाद की स्टोरी है, तो वो आप राठी की पढ़ सकते हैं, ध्रुव राठी की स्टोरी बड़ी अच्छी उसने एनालिसिस करी है कि कैसे मिडिल ईस्ट में ये फोर्सेस, अमेरिका और रशिया एंड ऑल, हाउ इट इज एक्टिंग, एंड विच ऑल्सो कवर्स ब्रीफली ये गद्दाफी वगैरह का, और overall influence in fact of these rogue powers, and you can understand the patterns and how these rogue regimes are forced toppling, right? शेख हसीना को कैसे छोड़ के भागना पड़ा, और ये आसाद कैसे भागा सीरिया से, ठीक है। मोर और लेस सेम स्टोरी जितने डिक्टेटर्स की है, ट्रू डिक्टेटर्स,
चाइना के जी जिनपिंग को जो लोग लेबल कर रहे हैं डिक्टेटर, उसमें मुझे डिक्टेटर के एक भी गुण नजर नहीं आते। जिस तरह से उसने बीजिंग को पॉल्यूशन फ्री किया, आप सोचिए 2017 से, जब बीजिंग इतना दिल्ली जितना पॉल्यूटेड था, पिछले 7-8 साल में उसने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नका के बीजिंग को क्लीन कर दिया, एटमॉस्फेयर को। इस तरह से उसने जिस तरह से इन्वायरमेंटल, इवन वायरस को, कोविड वायरस को जिस तरह से फाइट किया, जिस तरह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस को, रोग पावर्स को उसने हैंडल किया, राइट। तो जो ट्रू डिक्टेटर्स हैं वो तो फासिस्ट रास्कल्स जो हैं वो तो अमेरिकन लेड हैं और अमेरिका है। इसमें मुझे जो अच्छे जो पावर नजर आ रहा है सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप में बिल्कुल टॉप पे जिसको मैं रखता हूं, तो जी जिनपिंग है अभी। इंडिया मस्ट फॉलो द मॉडल ऑफ चाइना, lean towards the China, make a good relationship with China, and that is the key to prosperity of the not only Asian region but for the world. Unfortunately, India is under the clutches of the rascals, and but I still trust the power of people, and it will be awakened, there will be civil unrest, और इवेंचुअली इनको या तो भागना होगा और नहीं तो चौराहे पर इनका फैसला होगा। तो चौराहे पर हो तो जैसा फ्रांस में लुइस फिलिप 16 के संग हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि चौराहे पे उसे हाशिए पे लटकाया जाए। दैट इज नॉट द इथोस, इंडियन इथोस, कि उसको पब्लिक पत्थर मारे चारों तरफ से। हालांकि मन तो ऐसे ही करता है कि ऐसे ही होना चाहिए कुछ, पर दैट इज नॉट द राइट वे। तो बेटर तो यही होगा कि वो भाग जाएगा, झोला उठा के भागे, सब कुछ लेके भागे, जो कुछ लेना है लेके भागे, पर भागना तो पड़ेगा अगले 5-10 सालों में। आई होप देयर विल बी गुड फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड I will continue receiving the grace of God in leading me to light, and जैसे अभी तक मुझे बचा के रखा सारे डिजास्टर से, सारे कैटास्ट्रॉफी से, जैसे मुझे सत्संग अच्छे इन्फ्लुएंस मिलते रहे, वैसे ही सत्संग मिलता रहे, अच्छा इन्फ्लुएंस मिलता रहे, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता रहे, और ये सब झंझावतों से, कैटास्ट्रॉफी से मैं महफूज रहूं। मैं अपने और अपने साथियों सबके कल्याण की कामना के साथ। पर कल्याण तो उसी का होगा जो कल्याण के लिए प्रार्थना करेगा, और जिसको प्रेस्टीज पोजीशन चाहिए वो तो रास्कल के साथ ही जाएगा। थैंक यू।